डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। सोमवार को बैरिया गोलंबर पर दिल्ली से आई बस ने मैनेजमेंट के छात्र बरूराज थाना के बिरहिमा निवासी भरत चौधरी के पुत्र रणधीर कुमार को कुचल दिया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक व खलासी बस में सवार यात्रियों को छोड़कर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने गोलंबर की दीवार को किसी तरह काटकर छात्र को निकाला। छात्र का बायां पैर हादसे में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही छात्र के स्थानीय परिजन और अन्य लोग जुट गए। बस में तोड़फोड़ करने लगे, आग लगाने की कोशिश की। इससे बस में बैठे करीब 1 दर्जन यात्री सामान छोड़कर बस से उतरकर भागे। अहियापुर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे लोग पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच क्यूआरटी के प्रभारी सुनील रजक अपने दल बल के साथ बैरिया गोलंबर पहुंचे और लोगों को सख्ती से हटाया और बस को जब्त कर थाने ले गए। फिलहाल मामले में पुलिस ने जख्मी का बयान नहीं लिया है। छात्र का बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने बताया कि बस को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आजाद ट्रांसपोर्ट से सर आ रहे थे, वो यहाँ पे बैरिया गोलंबर पे बस पकड़ने मोतीपुर की, और जा रहे थे साहेब गजूरी। उसके बाद क्या हुआ, बस वाले है ना, और सीधा इधर से चाप के उनको सटा के पैर पे पूरा चढ़ा दिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? घायल हो गए? घायल हो गया दोनों, एक पैर। अच्छा, घायल कहाँ है अभी माँ जानकी में सर एडमिट है। हाँ, स्थिति क्या है? स्थिति अभी थोड़ा ठीक है फिलहाल, और कार्रवाई करने के लिए वो पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोग तोड़-फोड़ किए हैं? तोड़ खाली बस को पब्लिक तोड़-फोड़ की है। क्या हुआ था? देखे कि एक बच्चा उसमें दब गया है, प्रशासन के द्वारा उसको निकाला गया है, ठीक है। और मेरे समझ से कि मार्केट में बड़ी बस को एंट्री नहीं देनी चाहिए, खास करके क्योंकि आवागमन यहाँ ज़्यादा तेज़ रहती है, खास करके बैरिया गोलंबर। प्रशासन भी हमेशा रहते हैं, तो सभी का सोच है कि बड़ी बस को जो है हाईवे से लाया जाए और हाईवे के पास ही कोई एंट्री बनाया जाए जो कि वहाँ स्टॉप किया जाए। बस मेरा ये सोच। कितने लोग घायल हैं? अभी तो एक घायल है, एक हमारे पुलिस प्रशासन है जो उनको हाथ में काफ़ी चोट है। चोट लगी है? हाँ, बहुत कर। वो ये हुआ था कि वहाँ से वो क्रॉस कर रहे थे, तब तक लंबी बस आ गई। वो एक साइड में हुए, वो उसकी स्पीड जो बस की थी 40-50 थी। वो इतनी तेज़ में आई कि वो जब टर्निंग किया वहाँ से, तो उसकी चपेट में वहाँ से वहाँ तक कम से कम 10-15 मिलीमीटर घसीट के ले आता और उसके साइड में इसका पैर दाब दिया। पैर दाबने के बाद में ड्राइवर कंडक्टर भाग गया। उसके बाद में हम लोग गए तो दोनों पैर ऐसे डबल था। छेनी हथौड़ी से हम लोग ले आके उसको दीवार को काट के आधा 1 घंटा में हम लोग निकाल के माँ जानकी में हम लोग भर्ती करवाए। क्या स्थिति है घायल का? घायल का है कि दोनों पैर टूट चुका है जी। एक 25 साल का लड़का गुजर रहा था अपना बैग लेकर, है ना। अचानक उधर तेज सवार मतलब और बाइक मतलब ट्रक गुजर रहा था। ट्रक ये बस है ना, बस है, उसको गोलंबर में जाप किया है। काफ़ी जख्मी और एक पैर डैमेज हो गया पूरा। अच्छा, और फिर क्या हुआ? हमको बचाने के क्रम में हमको भी काफ़ी चोट आया है ना। बस में तोड़-फोड़ भी हुई है? तोड़-फोड़ हल्का फुल्का पब्लिक लोग किया है। घायल का क्या स्थिति है सर? ठीक है, अच्छा है। आप भी घायल हैं? हम भी थोड़ा जख्मी हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में शहरी इलाके से ग्रामीण इलाकों में शराब का कारोबार संचालित होता है। यह खुलासा तब हुआ जब शराब से भरी एक स्कॉर्पियो टावर से टकराकर चूर-चूर हो गई। घटना में चालक दीपक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना नगर थाना इलाके के पक्की सराय चौक की है। सुबह सुबह गोलाबांध इलाके से 2 गाड़ियों में शराब का कार्टन भरकर निकला। यह शराब पक्की सराय चौराहे से जेल रोड के रास्ते मुशहरी की ओर ले जाने की तैयारी थी। पक्की सराय चौक पर पहले से अश्व मोबाइल का रात्रि दस्ता तैनात था। दस्ता के पदाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम ने संदेह होने पर उन गाड़ियों को रोका। पुलिस को देखकर एक गाड़ी तो फरार हो गई, लेकिन पिछली गाड़ी ने पक्की सराय टावर में ऐसा धक्का मारा कि स्कॉर्पियो के पड़खच्चे उड़ गए। धक्का लगने के साथ ही शराब के कार्टन और बोतलें चारों ओर छितरा गए। तब जाकर पता चला कि इन गाड़ियों में शराब थी। टक्कर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जुट गए। गाड़ी में शराब के इतने कार्टन लदे हुए थे कि ड्राइवर के ऊपर कार्टन गिर गए और ड्राइवर उसी में फंस गया। कई कार्टन निकालने के बाद गाड़ी में ड्राइवर के होने का पता चला, जिसे गेट तोड़कर बाहर निकाला गया। उसकी पहचान गोलाबांध इलाके के दीपक के रूप में हुई है।
उसकी हालत बेहद नाजुक है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। गोलाबांध इलाके में सूरज नामक एक पुराना धंधेबाज रहता है। सूत्रों के मुताबिक यह खेप सूरज की थी। पुलिस कारोबारी की पहचान में जुट गई है, लेकिन शहरी इलाके से शराब कारोबार के खुलासे की चर्चा पर जोरों पर है। सूत्र बताते हैं कि पक्की सराय चौक से मिठनपुरा थाना और जेल रोड होते हुए शराब की खेप मुशहरी की ओर निकलती है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से शराब से लदी स्कॉर्पियो अनियंत्रण होकर टावर में टक्कर मारती है और किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है गाड़ी। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, सुबह का वक्त है और किस तरह से इसको रेस्क्यू करके पुलिस जो है इसमें से शराब निकाल रही है। और जो ड्राइवर है वो बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तमाम प्रशासनिक टीम यहाँ पे पहुँची है। बताया जा रहा है कि अस्से मोबाइल की टीम को जो रात्रि गश्ती के लिए जो पुलिस टीम बनाई गई है उसे देखकर ये गाड़ी भाग रही थी। अनियंत्रण होकर यहाँ टावर जो पक्की सराय चौक का इलाका है, टावर में टकरा जाती है और टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। गाड़ी में देख सकते हैं गाड़ी के अंदर शराब भरा हुआ है, जिसे पुलिस निकाल रही है। अब तस्वीरें देखिए किस तरह से गाड़ी के अंदर शराब को रखी गई थी। भारी मात्रा में शराब है यहाँ पे। तमाम प्रशासनिक टीम भी है यहाँ, कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए क्या कुछ हुआ था उस वक्त? जी, हम लोग जो है अपने घर में सोए हुए थे। 4:45 का ये घटना है। इतनी तेज़ आवाज़ आती है, लगता है कि बम फटा। तो जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एक स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी से चतरऊ स्थान की तरफ भागता है और एक स्कॉर्पियो जो है वो अपना नियंत्रण खो देने के बाद जो है टावर में ठोक दिया। टावर में ठोकने के बाद जल्दी से हम लोग उतरे हैं और यहाँ पे गश्ती में जिब्रील साहब रहते हैं, वो हमेशा पक्की सराय में रहते हैं। उन्हीं ने हाथ दिया था उसको, तो वो देखा कि अब तो हम पकड़ा जाएंगे, उसीलिए वो एक तो भाग गया, एक टावर में ठोक दिया। फिर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो पूरी तौर से जो है कम से कम 50 कार्टून जो है पूरा ठूस के जो है स्कॉर्पियो में भरा हुआ है पूरा शराब, और ड्राइवर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। तो हम लोगों ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश किया और पूरी तौर से जो है हम लोगों ने दरवाज़ा को तोड़ के और ड्राइवर को निकाला है और उसको हम लोगों ने पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में भेजा है। यहाँ पर पूरी तौर से ये मालूम चल रहा है कि शराब जो है मॉर्निंग में हर जगह जो है खेप में जाती है। प्रशासन काफ़ी एक्टिव है, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। इसी तरह अगर एक्टिव रही तो फिर आने वाला कल में पूर्ण तौर से जो है शराब बंदी होगी। थाना से महज कुछ मीटर की दूरी पे है यहाँ पे, और इस तरह का शराब का खेप पकड़ाना क्या कुछ है, इशारा करता शराब? देखिए, ये तो कहीं और से ये शराब आ रही थी। यहाँ पर की जो गश्ती पुलिस जो थी उसको हाथ देने के बाद ये ऐसा घटना को मिलने को हुआ है। यहाँ पर स्थानीय 2 हमारा थाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि थाना पूरी एक्टिव है, लेकिन ये कहीं और से आ रहा था तो पुलिस द्वारा देख के वो अपना भयभीत हो गया कि हम पकड़ा जाएंगे, तब जाके नियंत्रण खोया है, तब जाके टावर में ठोकने का काम किया है। शराबबंदी की कहीं ना कहीं पुलिस, देखिए शराबबंदी पूरी तौर से जो है इसमें शराबबंदी नहीं दिख रहा है हमें, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आए दिन आप रिपोर्टर हैं और हम भी देख रहे हैं कि आए दिन कभी 1 करोड़ का, कहीं 5 करोड़ का शराब हमेशा बरामद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई जो है पूरी तौर से सरकार विफल है। इसके लिए जो नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं कि शराबबंदी पूरी तौर से जब लागू है तो इसको हर चेक पोस्ट पर जो है इसको इतना ज़्यादा यानी कि सुरक्षा किया जाए, लोगों को इतना यानी कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उस पर तुरंत नज़र रखा जाए कि हमारे बिहार में ये शराबबंदी पूरी तौर से लागू हो। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से शराबबंदी को मुँह चिढ़ाती ये तस्वीरें हैं, जो कि भारी मात्रा में शराब स्कॉर्पियो में लदी थी। पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने की कोशिश की गई शराब माफिया के द्वारा, और अनियंत्रण होकर जो पक्की सराय चौक का जो टावर है उस टावर में टकरा जाती है। गाड़ी के हर एक पॉइंट में शराब भरी हुई है और किस तरह से रेस्क्यू करके निकाल रही है पुलिस टीम, और जो गाड़ी भी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पे हो चुका है, जिसे किरान मंगवा के अब इस पुलिस उठवाने की कोशिश कर रही है। और जो ड्राइवर है जो गंभीर रूप से घायल है, जिसकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, उसे SKMCH में भर्ती कराया गया है। पक्की सराय चौक से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। गाड़ी हमारी लगी हुई थी पक्की सराय में, और वो गाड़ी उधर से बनारस बैंक चौक से उधर से आ रही थी। हम बाहर में टहल रहे थे
और इतने में देखे ये गाड़ी आ रही था, हम हाथ दिए, इसके हाथ देने को 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी तो भाग गया, दूसरे गाड़ी आकर के इस गोलंबर में धक्का मार दिया। धक्का मारा, इसके बाद हम आगे बढ़े थे, देखते हैं कि ड्राइवर एकदम बेहोश पड़ा हुआ है और इसमें दारू पूरा लोड हुआ है जो अभी भी दे सकते हैं, सब आया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग PR को फ़ोन किए कि ऐसी बात है, जल्दी फोर्स भेजिए, तो वो थाना से फोर्स आ गए हैं। तो क्या वो देख के भागा पुलिस को? नहीं हाँ, हम लोग को देख करके भागा, हाँ देख के भागा, नहीं मैंने देखा कौन सी अब पीछा करेगा, बस मार दिया कि इसमें। इसके साथ एक और भी गाड़ी था क्या? हाँ, एक और गाड़ी था, वो आगे भाग गई। इन लोग किस दिशा में जा रहा था गाड़ी? ये कौन दिशा है? ये उत्तर दिशा है, हाँ चतुर्भुज राजस्थान की तरफ हाँ। ड्राइवर की क्या स्थिति? अब ड्राइवर का तो बेहोश था, वो उसको लेकर हॉस्पिटल एगो सिपाही हम लेकर भेजे हैं। भारी मात्रा में शराब लग रहा है यहाँ पे। भारी मात्रा देख लीजिए ना, भारी मात्रा में। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, शौचालय निर्माण, जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, गली गली इत्यादि से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति दें, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में कार्यों की गुणवत्ता हर हाल में बहाल रहे। इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही पर संबंधित अधिकारी पर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। हर घर नल का जल योजना के तहत पिछले सप्ताह शून्य प्रगति वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों औराई, बुछा, कांटी, मरवन और मीनापुर से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। वहीं सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने प्रखंडों में कैंप करते हुए 2 सप्ताह के अंदर हर घर नल का जल से संबंधित लंबित कार्यों का निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित करें। आज सरकार के विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। उसके प्रगति को लेकर के अद्यतन अभी क्या प्रगति है उसको लेकर के बारी बारी से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली, शौचालय का निर्माण के साथ साथ जो संरचनात्मक जो संरचनाएं हैं जल जीवन के लिए, खास करके पइन, पोखर, कुओं का जीर्णोद्धार, इस पर महत्वपूर्ण निर्देश DM के द्वारा दिया गया। उन्होंने शौचालय निर्माण को लेकर के जो इंसेंटिव पेमेंट की बात जहां तक है, तो उसमें सख्त निर्देश दिया गया कि जो बकायेदार हैं लाभुक, उनको इंसेंटिव पेमेंट का भुगतान शीघ्र किया जाए। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय के निर्माण में गति लाई जाए। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली में जो कि अभी प्रगति संतोषजनक नहीं है, तो उसके प्रत्येक अवयव को लेकर काम तेज करने का निर्देश दिया। अगले कुछ महीने में RDS कॉलेज में NAC मूल्यांकन होना है, जिसको लेकर पूरे कॉलेज परिसर को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से तब्दील किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को नवनिर्मित अत्याधुनिक प्राचार्य कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने किया है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और प्रत्येक डेलीगेट्स के लिए अलग अलग माइक लगाए गए हैं, जो अपनी सीट पर बैठे ही मीटिंग को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही साथ हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑनलाइन कनेक्टिविटी की व्यवस्था है। इस कक्ष से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन मीटिंग को संबोधित किया जा सकता है। वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है और प्राचार्य कक्ष से वर्ग संचालन की मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर OP सिंह ने बताया कि 6 महीने में कॉलेज में तेजी से विकास कार्य किए गए हैं और जो भी निर्माण कार्य बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और आज जो उद्घाटन किया गया है वह BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय का पहला कंप्यूटराइज प्राचार्य कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल, नए प्रिंसिपल चैम्बर और एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और हम लोग ये समझते हैं कि इस ढंग का इस विश्वविद्यालय में तो अनूठा है ही, और पूरे बिहार में इस ढंग का अरेंजमेंट शायद ही किसी कॉलेज में हो। और हम लोगों ने इन चीज़ों को बनाया है, उसके पीछे NAC है और NAC की तो तैयारी हो ही रही है। और साथ में जो हमारा कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिन पर दिन ग्रो कर रहा है और अब हम मैच कर सकते हैं विथ एनी कॉलेज ऑफ नॉट ओनली ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो ऑफ द कंट्री। तो हमको पूरी उम्मीद है
कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका फ़ायदा आने वाला जनरेशन उठाएगा, आने वाला समय उठाएगा, टीचर्स उठाएंगे, कर्मचारी उठाएंगे, और भी अन्य काम बचे हुए हैं जिन काम में हम अपने विद्वान शिक्षकों और कर्मचारियों की मदद से हम उसको पूरा कर पाएंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप आरडीएस कॉलेज का और भी बड़ा और भी अच्छा और भी मुखरित रूप देखें। सोमवार को मोतीझील स्थित रमा मार्केट के मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के कार्यालय में अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के प्रवक्ता दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि लगातार कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि चाइनीज़ मोबाइल का विरोध करना है और बाहर लगे बोर्ड को तोड़फोड़ करना है। तो मैं यह मुजफ्फरपुर की जनता को यह बताना चाहूँगा कि हमारा एसोसिएशन भी देश की भावना के साथ खड़ा है, लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी चाइनीज़ फ़ोन नहीं बेचते हैं। हम लोग भारत में निर्मित एवं भारत के लोगों के द्वारा निर्मित फ़ोन बेचते हैं। इसलिए लोग अफवाह में ना आए और किसी को संदेह हो तो हम लोगों की दुकान पर आकर निरीक्षण कर सकते हैं। देखिए, कहना यह चाह रहे हैं कि बार बार जो है यह संदेश देने का कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि चाइनीज़ का विरोध करना है, चाइनीज़ का विरोध करना है, चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध करना है, चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों का विरोध करना है। तो मैं यही आज मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का बैठक हुआ है और उसमें यही तय किया गया है और हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं आम आवाम को कि हम लोग पूरे मोबाइल इंडस्ट्री, हम लोग किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का सेल नहीं करते हैं। हम लोग उसी माल को बेचते हैं जो मेड इन इंडिया है, जो भारत में निर्मित है, जो भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, उसी को हम लोग बेचते हैं। तो इस तरह के अफवाहों से लोग दूर रहें और जिनको भी अगर यह संशय है वो आकर के हम लोगों के आउटलेट पे आकर के निरीक्षण भी कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल दुकान पर निरीक्षण कर सकते हैं। हम लोग भी अभी जो देश में जो शहादत हुआ है सैनिकों का, उनके साथ खड़े हैं और हम लोग भी जो है मेड इन चाइना का विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से जितने भी आप मोबाइल दुकान है वहाँ पर कोई भी जा कर के सर्च कर सकते हैं। हम लोग कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम लोग वही प्रोडक्ट बेचते हैं जो भारत के लोगों के द्वारा और भारत में बनाया जाता है। हम लोग देश के साथ हैं और देश के लोगों की भावनाओं के साथ हैं। और नाम दीनबंधु। और एक चीज़ और मैं संदेश देना चाहता हूं, कल अभी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बोर्ड तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, तो इसकी सुरक्षा को लेकर के मोबाइल एसोसिएशन का एक डेलीगेशन जिलाधिकारी महोदय और एसडीओ महोदय को अपनी सुरक्षा और दुकानदारों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दी गई। जी, मैं दीनबंधु जी की बातों से सहमत हूँ। हम लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं जो मेड इन चाइना हो, तो हम लोग मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हमारा बिलिंग भी जो होता है वो इंडिया ही में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है और डिस्ट्रीब्यूटर के बिलिंग का ही हम लोग माल बेचते हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम लोग नहीं बेचते हैं जो बाहर से आया हुआ हो या कहीं का भी हो। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने एक और शानदार पहल की है। इस बार लीची अनुसंधान केंद्र ने लीची के बागों में प्रयोग किया है, जिससे अब लीची का बाग पूरे साल गुलजार रहेगा और लीची के किसानों को अब लीची पर ही निर्भर नहीं होना होगा, वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे। दरअसल लीची सिर्फ 1 महीने के लिए ही किसानों को आमदनी देती है, लेकिन अब उनको पूरे साल आमदनी मिल सकती है, जिससे वह आत्मनिर्भर बनेंगे। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के लीची बागान में वन राजा मुर्गी का पालन शुरू कर दिया गया है, जो लीची के पौधे की कीड़ों से रक्षा करने में मददगार साबित होगा। इसके बारे में अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि हमने बिहार पशुपालन विश्वविद्यालय केंद्र से विचार किया है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जो तगड़ी मुर्गियां हैं जैसे वन राजा, वे प्रति क्षेत्रफल में कैसे किसानों को लाभ दे सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। वहीं इससे दिन भर का काम भी मिलेगा और रोज़गार भी मिलेगा और पूरे वर्ष उनको किसी और चीज़ पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। वहीं इससे अंडे निकलने के बाद इन मुर्गियों के दाम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। वहीं यह मुर्गे लीची के बागान की हिफाजत भी करेंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ लेंगे। लीची का फल जो है 1 महीने तक ही किसानों को मिलता है और उसी में समय उनका बिजनेस मुख्य रूप से रहता है। लेकिन अगर उनको सालों साल हमको आमदनी देनी है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसमें और कई सारे तत्व उसमें ऐड करें, जिसमें से मुर्गी पालन एक हमने इस पर विचार किया है और हमने प्रयास किया है
बिहार पशुपालन विश्वविद्यालय के सहयोग से कि लीची के बगीचों में मुर्गी के जो रोबस्ट प्रजातियां हैं, जो तगड़ी होती हैं, जैसे बनराजा है, कड़कनाथ है और इस तरीके की जो प्रजातियां हैं, उनको किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और प्रति इकाई क्षेत्रफल में हम किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। तो इसमें एक अगर छोटा मझोला और छोटा किसान है तो उसकी जो है पूरे परिवार को दिन भर का काम भी मिलेगा, रोज़गार का भी होगा, और साथ ही साथ जब इससे अंडे निकलते हैं या इसका जो है तो मुर्गी जब एडवांस स्टेज में आती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका जो मुर्गी का इसका जो मीट का जो रेट है, एक कड़कनाथ का तो करीब 800 से 1000 रुपये किलो का होता है, और यहाँ इसका जो बनराजा है इसका भी 400 से 500। तो जो सामान्य फार्म की मुर्गियाँ ब्रॉयलर श्रेणी के होते हैं उनसे बेहतर इनके अंडे भी हैं और उनसे बेहतर इनके जो है फ्लैश भी है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि किसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे और इसके साथ में और भी एक्टिविटीज़ जोड़ सकते हैं, जैसे पौधशाला बना करके, क्योंकि पौधे आपके लीची के पौधे हैं, आपके पास समय है, आप उसमें रिंग बना करके पौधा बना लीजिए, उसका भी आपका 100 रुपये का पौधा बिक जाएगा। आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का कर सकते हैं, जो खाली ज़मीन है किनारे पर उसमें आप वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद बना लीजिए, वो भी आपका बिक जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमें लगता है कि हम एक बात पर ना केंद्रित रह करके, एक सोलो क्रॉपिंग ना करके, हम अगर मिश्रित और इंटेंसिफाइड सघनीकृत अगर हम खेती करते हैं और प्रयोग करते हैं या प्रयास करते हैं तो मुझे ज़्यादा लाभ होगा। कोरोना महामारी में नगर निकाय के दैनिक पारिश्रमिक वेतनभोगी, संविदा, मानदेय पर कार्यरत एवं नियमित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि संविदा दैनिक पुस्त पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने सहित हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पूरे बिहार स्तर पर जो एक दिन का प्रतिवाद दिवस है, सरकार कह रही है कि संविदा कर्मी को हटाओ और एनजीओ को दो। हम कह रहे हैं कि हमारा जो संविदा कर्मी कार्यरत है 10 साल 20 साल से, उनका सेवा अस्थायी करो। एक राज्य एक नगर निगम बिहार में हमारे जो दे रहा है पटना नगर निगम, कोरोना अवधि में कार्य करने के चलते सफाई कर्मचारी को, वो मुजफ्फरपुर नगर निगम में हमारे सफाई कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। जैसे 4500 रुपया वहाँ प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है, 300 रुपया विशेष वेतन मिल रहा है, 300 रुपया वहाँ मिल रहा है विशेष भत्ता। तो मेरा कहने का मतलब कि मेरा कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डालकर और इस कोरोना अवधि में कार्य किए, तो पटना नगर निगम जो दे रहा है वही हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम को भी दिया जाए। हम कोई अलग से नहीं मांग कर रहे हैं। ईपीएफ का कटौती होता है, 12% ये काटते हैं, कर्मचारी का वेतन से कटता है, 13% देना है नगर निगम को, जो नगर निगम नहीं दे रहा है उसको अविलंब जोड़कर इनके खाते में जमा कराया जाए। तीसरा चीज़ है कि इनको सफाई करते हैं कोरोना अवधि में, इनको बूट जो मास्क, साबुन, इनको सारी सुविधा दिया जाए और इनका नियमितीकरण किया जाए। और अगर कोरोना अवधि में कोई भी सफाई कर्मी को कुछ होता है तो उसको 50 लाख रुपया का मुआवजा सरकार देगी। चीन की कायराना हरकत से देश में जगह जगह चाइनीज सामानों का बहिष्कार व चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया जा रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर के पास युवाओं ने वीर शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकालकर चीन के खिलाफ विरोध जताया। लोगों ने बताया कि बैरिया के युवा भारत माता के उन सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने मुकाबला करते हुए चीनी सैनिक को अपनी ज़मीन पर घुसने नहीं दिया, और इस लड़ाई को लड़ते हुए जो हमारे 20 भारत माता के सपूत शहीद हुए, उनके प्रति आज हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम लोग बैरिया गोलंबर पर यहाँ के युवा एकत्रित हुए हैं भारत माता के उन सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने चीन को बिना अस्त्र शस्त्र के ही उसको पराजित किया, उसके
40-45 सैनिकों का गर्दन तोड़ा, रीढ़ का हड्डी तोड़ा और मुकाबला करते हुए चीन को अपनी ज़मीन पर घुसने नहीं दिया, उसका कैंप उखाड़ के फेंक दिया। और इस लड़ाई को लड़ते हुए जो 20 हमारे भारत माँ के सपूत शहीद हुए, उनके प्रति हम लोग आज यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यही कार्यक्रम है आज। बालाजी परिवार की कार्यकारिणी की बैठक पुरानी बाजार स्थित एक निजी भवन में आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से बीते दिन चीन के द्वारा धोखे से भारत के वीर जवानों को शहीद किए जाने की खबर पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही लोगों के बीच जाकर चीन के सामानों को बहिष्कार करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि चीन भारत के साथ हमेशा से ही धोखेबाजी करता आया है। मौके पर अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, महासचिव मनोज कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी अभिषेक आर्या सहित सभी सदस्य मौजूद थे। आज बालाजी परिवार का कार्यकारिणी का बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया, संगठन का विस्तार किया गया तथा साथ में जो अभी सीमा पर चल रही है चीन के बारे में, उसमें सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वो अधिक से अधिक चीनी सामान का उपयोग वर्जित करें, उस सामान का बहिष्कार करें और क्रमबद्ध ये प्रक्रिया हम लोगों का चलता रहेगा। और इसके लिए हम लोग जगह जगह लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक करके लोगों को जागरूक करेंगे कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए। वोटर पेंशन एवं सामान्य शिक्षा नीति लागू करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को लोक स्वराज्य आर्थिक आज़ादी आंदोलन संगठन के तत्वाधान में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं इसके जिला कोऑर्डिनेटर के वर्मा ने बताया कि अगर हमारी समस्याओं पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन होगा। मझौली के तल पंचायत में शमशान घाट को जो है आज से 2015 में अनशन किए थे। अनशन के द्वारा डीएम साहब का आदेश भी गया था सीओ साहब को, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई अधिक्रमण मुक्त वहाँ नहीं हुआ, कोई वहाँ पर घेराबंदी नहीं हुआ। वहाँ करुणा लोग कहता है, गंदगी से भरा हुआ है। हम लोग को करुणा से वही बीमारी का जड़ है वो लोग। दूसरे में कि पर्चाधारी हमारे बसे हुए हैं, पर्चा आज तक सीओ साहब के यहाँ चक्कर काटते रह गए गरीब आदमी, जो आज तक इनको लोग को पर्चा नहीं मिला। तो पता ही 4 लाइन के बगल में बसे हुए हैं, जो आज 12 साल से बसा हुआ है, जो सीओ साहब स्वयं इंक्वायरी डीएम साहब के आदेश पर किए थे, जो आज तक मैंने हाँ कह के जैसे कि आज तक पर्चा लोग को नहीं दिए, ना नापी कराए। कोरोना संकट के कारण शिक्षण संस्थान पूरी तरह ठप पड़ गया है। करीब 3 महीनों से शिक्षण संस्थान बंद है, जिसको लेकर निजी कोचिंग संचालकों की स्थिति बहुत खराब है। इसे देखते हुए प्राइवेट कोचिंग शिक्षक संघ ने सोमवार को समाहरणालय परिसर के धरना स्थल पर धरना दिया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं एक निजी कोचिंग संचालक ने बताया कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमारे कई कोचिंग संचालक तो रोड पर आ गए हैं और ठेला चलाने को मजबूर हैं और हमारी आमदनी न होने के कारण परिवार पर दाल रोटी का संकट आ गया है। इसलिए जिलाधिकारी से अनुरोध है कि जिस प्रकार मॉल एवं रेस्टोरेंट को खोला गया है, उसी प्रकार वर्ग 8 से ऊपर के सभी वर्गों को खोल दिया जाए। हमारा धरना प्रदर्शन कोचिंग संस्थान को विधिवत खोलने के विषय में है। हम सभी कोचिंग संस्थान वाले हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों की जो दयनीय हालत अभी हो चुकी है, जो उनकी माली हालत है, अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा चुकी है। आए दिन अभी आप मीडिया में देखते हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान वाले को, यहाँ तक कि जो शिक्षक है उनको आप देखते हैं कि किसी को केला बेचना पड़ रहा है, कोई जाकर वहाँ पर मिस्त्री का काम कर रहा है। तो आज ये हालत हो चुकी है और जो कोचिंग संस्थान वाले हैं उनको रोड पर आने की नौबत आ चुकी है। आज ये नौबत है कि भाई, और इस बुरी स्थिति में सभी कोचिंग संस्थान के जो मकान मालिक हैं, अभी आप जानते होंगे कि जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं 90% कोचिंग संस्थान वाले सभी किराए के मकान में चलते हैं और किराए के मकान में चलने वाले सभी कोचिंग संस्थानों से वहाँ पर किराए की मांग बार बार की जा रही है। जो कोचिंग संस्थान 4 महीने से 1 रुपया नहीं आया है, वो कैसे किराए को दे पाएगा। और जो हालत उनकी हो चुकी है, अभी कोचिंग संस्थान खुलने की कोई आस नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम सभी का ये धरना प्रदर्शन है कि सभी कोचिंग संस्थानों को तुरंत खोला जाए और जो किराया है उसमें हम लोग को माफ़ किया जाए अथवा छूट दिया जाए। सोमवार को बोचहा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जहांगीर की अध्यक्षता में गलवान घाटी में शहीद हुए
बिहार रेजिमेंट के जवान को श्रद्धांजलि हेतु बैठक रखी गई, जिसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर दशरथ चौधरी, नवलजी पप्पू कुमार, अभिषेक कुमार, मोहम्मद शेराज, मोहम्मद काशिम इत्यादि मौजूद रहे। 2020 को ऑर्केस्ट्रा टोली बैंड संचालक संघ बोचहा स्थित एतबारपुर चौक पर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जहांगीर जी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा में गलवान घाटी में शहीद हुई बिहार रेजिमेंट को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसमें पदाधिकारी मोहम्मद जहांगीर जी, नवल किशोर जी, दशरथ जी। मेहंदी हसन चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास सोमवार को न्यू मानस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के दूसरे ब्रांच का शुभारंभ हुआ। हॉस्पिटल का उद्घाटन युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने फीता काटकर किया। मौके पर नर्सिंग होम के व्यवस्थापक मोहम्मद रियाज सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। न्यू मानस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ साथ स्त्री एवं प्रसूति, आईसीयू, लेप्रोस्कोपिक, जनरल और ऑर्थो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल के व्यवस्थापक मोहम्मद रियाज ने बताया कि यहां मशीन के द्वारा हर्निया के ऑपरेशन के साथ साथ हर प्रकार के मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नर्सिंग होम में 24 आवर्स डिलीवरी की सुविधा के साथ निहायती गरीब लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। मोहम्मद रियाज ने बताया कि मानस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पैनल में डॉक्टर समीर कुमार, डॉक्टर रश्मि प्रिया, डॉक्टर तबरेज आलम और डॉक्टर जावेद अख्तर सहित कई अन्य प्रख्यात चिकित्सक हैं। इस हॉस्पिटल में दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन की सुविधा भी किफ़ायती दर पर उपलब्ध है। नहीं, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से बिहार सरकार स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से फेल है, तमाम मरीज़ों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है और हर जगह कहीं भी गांव हो, शहर हो, कहीं भी कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में ये जो मानस हॉस्पिटल खुला है, मैंने न्यू मानस हॉस्पिटल है, मैंने देखा इनका आईसीयू हो, सीसीयू हो, चाहे वेंटिलेटर मशीन है, दिखाया। मैंने देखा कि अब तक का सबसे बेहतरीन जो है वेंटिलेटर मशीन है और बहुत खुशी हुई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस बच्चे को और हौसला दे और जितने अच्छे इंतज़ाम, साफ़ सफाई, बहुत तबीयत खुश हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मैं शुरू से जानता हूँ, ये सेवा के भाव से ज़्यादा काम करते हैं। आज से नहीं, हम लगभग इस बच्चे को 10-12 साल से जानते हैं। जब दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करते थे, फिर आगे भी खोला इन्होंने, तो सेवा के भाव से ये हो, इनका पूरा परिवार हो, सब लोग सेवा के भाव से काम करता है और उसी हिसाब से इस हॉस्पिटल को खोला है हमने। पूरा इतना साफ सफाई, तबीयत बहुत खुश हुई और मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में बहुत ही बड़ी चीज़ इन्होंने दिया है। और जैसा बता रहे थे कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो भी होंगे, सभी स्पेशलिस्ट, सभी विभाग के, उनको ये यहाँ ला रहे हैं और कभी भी किसी मरीज़ को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की कि इतना साफ़ सफाई है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में हम लोग खड़े हुए हैं। आज न्यू मानस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दूसरा ब्रांच का ओपन किए हम, जिसमें राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष बिहार के कारी सोहेब से हमने फीता कटवाया है। और इस हॉस्पिटल तो हमारा पिछले 7 साल से चल रहा है। न्यू मानस का ये सेकेंड ब्रांच है। थोड़ा सा इसमें हमने फैसिलिटी में तब्दीली किया है, जैसे इसमें आईसीयू खूब टॉप लेवल पे, एनआईसीयू टॉप लेवल पे, इक्विपमेंट सब सारा इम्पोर्टेड। और सबसे ख़ास बात ये है हमारे हॉस्पिटल में कि हमारे यहाँ गरीब लोगों का इलाज जो है बहुत कमती किफ़ायती दरों में, और इवन कि अगर बहुत गरीब है तो मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री इलाज है। और हम चाहते हैं कि भाई जो भी गरीब मजदूर है, आपके माध्यम से अगर ये सुन रहे हैं तो आए हमारे पास। इलाज में कहीं से कोई कमी नहीं होगी, फ्री इलाज है बिल्कुल। अगर बिल्कुल मजबूर है तो फ्री इलाज है। अब और हॉस्पिटल से अलग आपके यहाँ क्योंकि न्यू मशीन सब देख रहे हैं। हाँ, वेंटिलेटर हमने टॉप मॉडल का भी मंगाया है बाहर से, जो कि पीडियाट्रिक से लेके एडल्ट तक का उसमें काम करेगा। एनआईसीयू का कुछ अच्छा मशीन, वार्मर वगैरह, फीते, फोटोथेरेपी वगैरह सब हम नए टेक्नोलॉजी का मंगाए अभी, जो कि यहाँ पे चल रहा है। और हमारे पास जो डॉक्टर है, सर्जन, फिजिशियन, गायनोकोलॉजी, और एक डॉक्टर जो अभी हमने मंगाया है वो आपको माउथ कैंसर स्पेशलिस्ट है, जो कि वो भी काम हमारे यहाँ जबड़ा उबड़ा का सारा काम चालू हो गया है। सारे ऑपरेशन भी किए? सारे ऑपरेशन। छोटे बच्चों के लिए विशेष? सारे छोटे बच्चों के लिए एनआईसीयू है, उसके बच्चे के पीडियाट्रिक आपके डॉक्टर 2-3 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, वो सारे लोग रहेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।